नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार और मैं अरुण राठी एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे अपने एक मेहमान की मुलाकात करवाते हैं और आज हमारे बीच मौजूद हैं एसरो के जाने माने संस्थापक सदस्य संजय राणा जी। बात करते हैं और जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर किस तरीके से पर्यावरण संरक्षण के मुद्दों पर ये कार्य कर रहे हैं और किस क्षेत्र में अब तक इनका योगदान रहा है और आगे की इनकी योजना क्या है। संजय जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी, क्या सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को थोड़ा अपना परिचय देंगे? मेरा नाम संजय राणा है। हमारी एक संस्था है एनवायरनमेंट सोशल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 2013 में की गई थी, इस सोच के साथ कि प्रकृति का काम किया जाए, प्रकृति के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। तो अच्छा, कितने लंबे समय से आप कार्य कर रहे हैं इस क्षेत्र में सर? 17 साल हो चुके। 17 साल हो गए जी सर। 17 सालों का अनुभव आपके पास है। अभी तक किस किस फील्ड में आपने कार्य किया है, जैसे जलवायु परिवर्तन, जल संरक्षण, वायु प्रदूषण या पौधारोपण वगैरह भी आप करते रहते हैं? किस क्षेत्र में आपकी अहम भूमिका रही है सर? देखिए, एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा विषय है। इसके बहुत सारी ब्रांचेज हैं, आप किसी भी ब्रांच में काम कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो मेन उद्देश्य है, जहाँ तक आपने तजुर्बे की बात की, एक्सपीरियंस की बात की, एक्सपीरियंस ये है कि 2004-05 में जब ये सफ़र शुरू किया था तो उस समय तो लोग सुनने को तैयार नहीं थे कि पर्यावरण भी कोई विषय है। 2004-05 से जब ये निरंतर एक प्रक्रिया चली, स्कूलों में जाके बच्चों को जागरूक करना, लोगों को उनके गांव में जाके चौपालों के माध्यम से उनको जागरूक करना, तो उससे स्लाइटली एक थोड़ा सा एक चेंज आया है। वो चेंज ये आया कि हाँ, लोग कहने लगे कि क्लाइमेट चेंज भी कोई सब्जेक्ट है। तो जहाँ हम रहते हैं अरुण जी, जो गंगा यमुना का दोआब है जी, यहाँ की एक खासियत भी है और एक कमी भी है। खासियत तो ये है कि यहाँ के लोग सभी समृद्ध हैं, हैंड टू माउथ बहुत कम है, और कमी ये है कि यहाँ कोई सुनना नहीं चाहता। हाँ, सब लोग अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं तो सब बुद्धिजीवी वर्ग हैं, और सब जानते हैं कि ये तो मैं सब जानता हूँ। सब बुद्धिजीवी वर्ग। आपने सर क्लाइमेट चेंज की बात की, ये क्या होता है, किस तरीके से बताएं? जलवायु परिवर्तन एक ऐसा विषय है, जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि ये हमारे मानवीय कर्मों के ऊपर निर्भर करता है कि उसकी दशा दिशा तेज होगी या स्लो होगी। अब आप देख लीजिए कि जिस तरीके से पैटर्न चेंज हुआ है पूरे मौसम का जी। आपको 25 दिसंबर तक तो बहुत गर्मी थी जी, 25 दिसंबर के बाद फिर आपने एक महीना ऐसी सर्दी काटी, हालांकि वो सर्दी नहीं थी, लेकिन उसका अगर आप टेम्परेचर का एवरेज लेंगे तो रात का 8 डिग्री और दिन का 14-15 डिग्री टेम्परेचर जी। हमने तो जब हमारी याद में तो हमने 3-4 डिग्री तक रात का टेम्परेचर देखा है। अब तो 8 था, लेकिन जिस तरीके से सूरज ना निकलना, और सूरज जब सर्दियों में नहीं निकलेगा तो नेचुरल है कि सर्दी तो होगी जी, बिल्कुल। अब इसके पीछे का भी सच है। इसके पीछे का सच ये है कि एक तो जो हमारा पॉल्यूशन है वो इस स्तर पे पहुंच चुका है कि वो उसका बहुत बड़ा हाथ रहा है पिछले 30 दिनों में धूप को ना निकलने का जी। कुछ हमारा जो ये विक्षोभ वगैरह आते रहते हैं, जो चेंजेस होते रहते हैं, इसका भी बहुत बड़ा हाथ है। तो इसमें अरुण जी, क्लाइमेट चेंज की जो बात है, जलवायु परिवर्तन की बात है, इसमें एक हमारे जो हिमालय पे ब्लैक कार्बन जो जमना शुरू हुआ है जी, और ब्लैक कार्बन जो जमना शुरू हुआ वो इंडस्ट्रियलाइजेशन और हमारी जो यातायात व्यवस्थाएं हैं, जो सड़क की व्यवस्थाएं हैं, गाड़ी की व्यवस्थाएं हैं, इनकी वजह से जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्पन्न होती है, वो एक हिमालय के ऊपर एक परत जमना शुरू हो चुकी है जी, ब्लैक कार्बन उसको बोलते हैं जी। उसकी वजह से जो उसका गलन है बहुत तेजी से शुरू हो चुका है। देखिए, सीधी सी बात है, ये एक साइंटिफिक बात है, इसको आप समझ सकते हैं। अगर धूप में हम काली शर्ट पहन के बैठेंगे तो हीट तेज होगी।
अगर हम सफ़ेद शर्ट पहनेंगे तो हीट ऑब्जर्व नहीं करेगी, डाउन करेगी। यही स्थिति है कि हमारे जो हिमालय के ऊपर ब्लैक कार्बन जमनी शुरू हुई है, वहाँ से ग्लेशियरों का पिघलना की तेजी हो चुकी है। जी सर, अभी आपने कहा कि हम बैक में जा नहीं सकते, आगे की हमें जानकारी नहीं है। जो आज ये हमें हानि होने वाली है, जो पूरे समाज को, पूरी प्रकृति को जो हानि होने वाली है, इससे हम कैसे बच सकते हैं सर? क्या कोई उपाय है सर? हाँ, उपाय है। उपाय तो देखो, हर चीज़ की, हर समस्या का उपाय है, और हर समस्या का उपाय ये है कि इसमें जिम्मेदारी हर आदमी की बनती है। जहाँ सरकारों की बनती है, वहाँ हर आदमी की बनती है। जिस तरीके से व्यवस्थाएं लगी हुई है आज के तारीख में जी। अभी चार धाम जो एक रोड बनी है, 800 किलोमीटर की जो रोड बनाई गई है चार धाम यात्रा के लिए जी, उसमें कितना बड़े स्तर पे जो पेड़ों का कटान और जो पहाड़ों का कटान हुआ है। हालांकि लोग मेरे ऊपर ब्लेम लगा सकते हैं कि जी विकास तो चाहिए। हाँ, विकास चाहिए, विकास के लिए मैं मना नहीं करता, लेकिन हमें विकास की डेफिनेशन को दोबारा से एक बार उसको रिव्यू करना पड़ेगा। कहा जाता है कि जितने पेड़ कंपनियां काटती हैं उससे 4 गुना पेड़ लगा कर देती हैं। अरुण जी, ये जितने भी हमारे जंगल हैं, ये किसी ने लगाए थे क्या? प्रकृति की देन। ये तो प्रकृति की देन है। मेरा हम लोग जो सार्वजनिक मंचों से कहते हैं, सार्वजनिक मंचों से ये कहते हैं कि पेड़ मत लगाओ, जो पेड़ उग रहा है उसको उखाड़ना, उसको बचाओ, उसको बचाओ, उसको बचाओ। पेड़ लगाओ, लगाओ का नारा नहीं, आप लोग पेड़ बचाओ का नारा है। अभी आपको बताऊं, 2 लाख पेड़ कटने की तैयारी में है गंगोत्री के पास, हर्षिल के पास जी। हम पिछले साल वहां थे। 2 लाख पेड़ सिर्फ और सिर्फ किस लिए? 2 लाख पेड़ सागो, उसके क्या नाम, 2 लाख पेड़ इसलिए कटने की तैयारी में कि वहां सड़क चौड़ी की जाएगी विकास के लिए, विकास के लिए। जी। इसी प्रकार आपके अल्मोड़ा के पास 1000 पेड़ कटने की तैयारी में है, इसलिए कि वहां सड़क चौड़ी की जाएगी। आपको याद होगा कि सन 1972 में एक पेड़ों को कटान के ऊपर एक चिपको आंदोलन हुआ था सर, हुआ था ना। वो चिपको आंदोलन हमारे बड़े बुजुर्गों की कितनी बड़ी एक दूरदृष्टिता थी कि अगर पेड़ कटेंगे तो सर्वनाश होगा। वो जानते थे, इससे होने वाली हानि के विषय में जानते थे। हाँ, लेकिन आजकल का हमारा युवा वो विकास चाहता है, जबकि विकास की डेफिनेशन वो होती है कि जहाँ जीव जंतु, प्रकृति और मानव समान विकास करे। ये विकास नहीं है, सुरक्षित रह सके। सुरक्षित विकास वो होता है जहां इस प्रकृति का हर अंग विकास करे। जी। अब आपको एक छोटी सी और मैं बात बता दूं, जिस प्रकार पहाड़ों को काटा जा रहा है और पहाड़ों को काट के नदियों में धकेला जा रहा है, उससे आपके सामने एक संकट और खड़ा हुआ। जब कभी 2013 की आपदा जब आएगी जी, तो वो जरा सारा का सारा सिल्ट बह के सारा मैदानी इलाकों में आएगा, और मैदानी इलाकों में आएगा तो क्या होगा? स्तर बढ़ेगा। स्तर जब नदियों का बढ़ेगा तो क्या होगा? फ्लड आएगी, दूर तक पानी की मार करेगा, पानी बाहर निकलेगा सर, पानी बाहर निकलेगा। तो ये दूरदृष्टिता तो नहीं है। बिल्कुल ठीक बात, ठीक है सर आपकी। कहीं ना कहीं इन विषयों पे चर्चा होनी जरूरी भी है। और आपने एक बात और कही कि विकास भी होना जरूरी है, लेकिन विकास भी हो और इन हानियों से हम बचे, ऐसा कोई उपाय है सर? उपाय तो हर चीज का है। देखिए, उपाय तो हर चीज का है। आपको विकास चाहिए ना, विकास ऐसा विकास हो, हमारे जो इंजीनियर्स हैं, हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, वो ऐसा विकास करे जहां प्रकृति भी विकास करे, जहां मानव भी विकास करे, जहां जीव जंतु भी विकास करे, जहां नदियां भी विकास करे, प्रकृति का हर अंग विकास करे। जरूरी नहीं है कि आप एक सड़क आपने बना दी तो दूसरी ग्रीन कॉरिडोर के नाम पे बनाएंगे, तीसरी आप यमुना के किनारे किनारे बनाएंगे, चौथी आप जो है 12 लाख पेड़ काट के आप जो है गंग नहर के किनारे बनाएंगे। हमारी जो टोटल एयर पोल्यूशन में 50+ जो भागीदारी है वो इंडस्ट्री की है। आपकी जो रोड की का पोल्यूशन है, ट्रांसपोर्ट का पोल्यूशन है, वो 30% है जी। और जो हमारा एग्रीकल्चर का है वो 8% है। लेकिन फोकस सभी का एग्रीकल्चर पे है सर। वो सॉफ्ट कॉर्नर है ना, गाली देने का एक सॉफ्ट कॉर्नर है वो। इससे बड़ा और क्या विडंबना हो सकती है
राठी जी कि हमारा एलिट क्लास, जो अपने आप को एलिट क्लास कहता है, एसी के सामने बैठ के रोड टीवी देखते हुए चाय पीता हुआ कहता है, वो सारे साल किसानों को गाली देता है, जी पराली जला दी। और वो सैटरडे संडे में क्या करता है, वो अपने घर से चलता है गाड़ी उठा के और वो पहाड़ों पे चला जाता है जी, घूमने के लिए अच्छे वातावरण को महसूस करने के लिए। क्या आपको पता है कि आपके इस एयर पोल्यूशन में सब बहुत बड़ा एक पार्ट जो है टायर पोल्यूशन का है? किसी ने सोचा है क्या? बिल्कुल। क्या कारण है कि 1 लाख किलोमीटर के बाद वो टायर खत्म हो जाता है? कहाँ जाता है वो सारा जो है उसके 2.5 माइक्रो में कन्वर्ट होके वो एयर में तो जाता है, हवा में, और फिर वो बारिश के साथ आके फिर वो पानी में मिल जाता है। तो उसने एयर पोल्यूशन भी किया और वाटर पोल्यूशन भी किया, साथ में आपने पेट्रोल का भी पोल्यूशन किया जी। किस लिए? सिर्फ एक अपना वीकेंड बनाने के लिए। डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी का आओ नदी को कार्यक्रम चलता है, महाराष्ट्र में आओ नदी को कार्यक्रम चलता है, एक बागपत में हम लोग आओ नदी को जाने कार्यक्रम चलता है। आप अभी चला रहे हैं? हाँ, चला रहे हैं। यहाँ पे कृष्णा और हिंडन नदी का जो जल है काफी दूषित हो चुका है और वहां पर लोगों को सांस लेने की तकलीफ तो हो ही रही है। वहां पर लोग कैंसर से और विकलांगता से जूझ रहे हैं। हिंडन और कृष्णी तो है ही नहीं है। देखिए, हिंडन और कृष्णी ये हम लोगों ने पैदल नापी हुई है, और इसमें पैदल यात्रा जी बिल्कुल पैदल नापी है। हमारे कई साथी हैं जिन्होंने इसको पैदल नापा है और इसका पूरा एक अध्ययन किया हुआ है जी। ये अब सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री का गंदा पानी, शहरों और गांव का गंदा पानी लेके चलने वाला एक नाला है और कुछ नहीं है। आपको जानकर ताज्जुब, आपको की जानकारी के लिए बता दूं कि कृष्णी के ऊपर कुछ चेक डैम बने हुए हैं जी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कभी योजना के अंतर्गत बनवाए थे जब इसमें साफ पानी हुआ करता था। लेकिन अब जैसे जैसे ये एक नाला बन के हो गई है, तो हमने इसमें मांग की केंद्र सरकार से कि जी ये बीमारियां दे रही हैं। जैसे आपके गांगनौली गांव में कितना गांगनौली, सोजती, आपका इधर भनेड़ा, ये असारा, ये सारा कैंसर का हब है ये सारा का सारा। तो वहां जब कैंसर को देखते हुए हम लोगों ने मांग की कि इनको तोड़ा जाए। आपके गांव के आदमी, बहुत सारे गांव के आदमी इसी बात पे अड़ गए कि जी ये टूटने नहीं चाहिए, तो वाटर लेवल मेंटेन करता है। कौन सा वाटर लेवल मेंटेन करता है? जब जानकारी ही नहीं है तो फिर कैसे लड़ाई जीती जाएगी? ये अभी लास्ट ईयर जो लास्ट सेशन में हमने जो आओ नदी को जाने कार्यक्रम किया, उसमें 4000 बच्चों को हमने कवर किया जी। उनसे हमने जब सवाल किया, क्योंकि हमारा जो रिसर्च पूरा प्रोसेस चलता है, रिसर्च प्रोसेस में सवाल किए जाते हैं कार्यक्रम से पहले और कार्यक्रम के बाद। ये 4 तरीके के सवाल करते हैं आप बच्चों से? वो क्लाइमेट चेंज का हो तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड होगा, अगर वो नदियों से रिलेटेड है तो नदियों से रिलेटेड होगा। उसमें एक सवाल किया हमने कि तालाब किस लिए होते हैं। तो आपको जान के ताज्जुब होगा अरुण जी, बच्चों का जो जवाब था, तालाब गंदे पानी के लिए और गंदगी इकट्ठा करने के लिए। तो तालाब की परिभाषा ही नहीं समझते। जबकि तालाब इसलिए होता था कि बारिश का साफ पानी वो इकट्ठा किया जाए और जमीन के पेट में वो पहुंचाया जाए, जिससे वाटर लेवल ऊपर उठे। तो ये सरकार की भी सर योजना चल रही है तालाबों के लिए, अमृत सरोवर योजना है, उसको लेकर आप क्या? देखिए, अमृत सरोवर योजना सरकार तालाब नहीं बना रही है, कुंड बना रही है। तालाब ऐसे हुआ करते थे, जो चारों तरफ का पानी बारिश का वो गहरे में चारों तरफ से आए, सरकार ऐसे बना रही है। अब पानी पढ़ा लिखा तो है नहीं जी कि वो रास्ता ढूंढ के कहेगा जी मुझे इसी में जाना है। वो सिर्फ और सिर्फ पैसे का वेस्टेज है। और एक तरीके से कहा जाए कि वो कुंड बना रही है, तालाब नहीं बना रही है। तालाबों का कुंड में कन्वर्ट कर दिया है। देखिए, कुंड और तालाब को समझने की जरूरत है। क्या डिफरेंस है? तालाब वो होता है जिसमें नेचुरल बारिश का पानी आके रुके। कुंड वो होता है जिसको आदमी बनाता है, मैन मेड होता है, जिसको वो अपनी सुविधा अनुसार बनाता है। तो इन लोगों ने तो तालाब को कुंड में कन्वर्ट कर दिया। आप जाइए देखिए, जितने भी हैं वो सारे आपको ऐसे मिलेंगे। ऐसे की जगह इन्होंने ऐसे कर दिए।
तो सर आगे आपका जो संगठन है जिसके माध्यम से आप कार्य कर रहे हैं एसरो, ये किस किस दिशा में कार्य कर रहा है, आगे क्या कार्य योजना है सर? अरुण जी, ये हम लोग जो कार्य करते हैं, हम हर साल 25 से 30 हजार युवाओं में जाते हैं, उनको ये आभास कराते हैं कि एक बार को आप पैसे के बिना रह सकते हैं, प्रकृति के बिना नहीं रह सकते। आपको प्रकृति की ओर लौटना होगा। समाज में जो प्रकृति के प्रति एक उदासीनता है, उसको दूर करने के लिए हमें युवा पीढ़ी को पकड़ना पड़ेगा, और ये इसी पे हमारा सारा फोकस है। दूसरा, हम एक क्लस्टर बनाते हैं, पेड़ों का क्लस्टर। आज की तारीख में करीब 5000 पेड़ हमारे खड़े हैं। लगा चुके हैं आप? लगा नहीं चुके, खड़े हैं। 5000 पेड़ पौधे लगाना एक अलग बात, हम खड़े की बात करते हैं, जो दरख्त बन चुके हैं, पेड़ बन चुके हैं। लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा वो कहाँ कहाँ है। वो सारे के सारे हमारे शमशान घाट में हैं। ना वहाँ सरकार की हिम्मत है कि वो विकास कार्य कर ले। अगर हम उनको सड़कों के किनारे लगाते तो कभी ना कभी वो चौड़ीकरण के नाम पे कट जाते। तो हम वो साइट चुनते हैं कि जहाँ समाज और सरकार विकास के नाम पे उनको ना उखाड़े। शमशान घाट हैं जी हमारे। तो आज की तारीख में कम से कम 25-30 शमशान घाट है जिनको हम हरा कर चुके और घना हरा कर चुके। जटोली में एक 12.5 बीघे का शमशान घाट है, वहाँ पे 1000 से ज़्यादा पेड़ खड़े हैं। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जिस शमशान घाट में लोग क्रिमिनेशन करने नहीं आते थे, अंतिम संस्कार करने नहीं आते थे, वहाँ पे मैंने बच्चों को देखा है, युवाओं को बैठे हुए देखा है वहाँ पे। हाँ जी सर, जैसे आपने सड़कों की बात की, सड़क निर्माण जब भी होता है तो सड़क चौड़ी होती है, जाहिर सी बात है पेड़ कटते हैं। क्या कोई उपाय है ऐसा कि वो पेड़ ना कटे, उनका प्लांटेशन? हाँ, उपाय है ना 1400 पेड़ हमने सेंट्रल विस्टा से निकाल के लगाए हैं ना दिल्ली में। 1400 पेड़ थे हमारे पास, 80% सर्वाइवल है उसमें। लेकिन महंगा है, सरकारें नहीं जाना चाहती वहां पे महंगे की तरफ। भाई एक पेड़ जो 100 साल पुराना हो चुका, आज का लगाया हुआ पेड़ 100 साल में वो दरख्त बनेगा, और वो दरख्त जो बना हुआ है अगर हम उसको निकाल के दूसरी जगह लगा दे, वो कॉस्टली तो पड़ता है। सरकारें नहीं करना चाहती उस काम को जी। लेकिन उपाय तो यही है कि पेड़ निकाले जाएं और वहां से दूसरी जगह लगाए जाएं, या फिर हमारा निर्माण कार्य ऐसा हो कि पेड़ बचा के काम किया जाए। जी सर, अच्छा लगा आप आज हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को तमाम ये जानकारी दी। तो उम्मीद करेंगे कि आगे भी किसी ऐसे ही मुद्दे पर, क्योंकि समाज के लिए आप जागरूकता का कार्य करें और लंबे समय से आप कार्य करें थे, उम्मीद करेंगे आगे भी अगर कोई इस तरह का मुद्दा हम लेके आएंगे या कोई चर्चा हम करनी चाहेंगे तो आप हमें समय जरूर देंगे। धन्यवाद, नमस्कार। तो अभी हम बात कर रहे थे संजय राणा जी से, जो 17 वर्षों से समाज हित के लिए कार्य कर रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण के मुद्दों पर कार्य कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन क्या है इन्होंने हमें बताया, इससे होने वाली हानियों के बारे में हमें बताया, और हम इससे कैसे बच सकते हैं उस विषय में इनसे चर्चा की। तो दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी नए मेहमान के साथ, किसी नए मुद्दे पर। तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।